दोस्तों, आज हम लोग जो महेश कुमार बर्नवाल की जो भूगोल एक समग्र अध्ययन की जो बुक आती है उसको हम लोग यहाँ पे अध्यायवार पूरा रीड करेंगे। तो इसमें से हमने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे जिसको हमें बुक से नहीं पढ़ना है, तो जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़ेंगे और जहाँ पे वो ख़त्म होगा वहीं से हम लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोलशास्त्री क्लॉडियस टालमी ने जियोसेंट्रिक बताया, भू केंद्रित बताया। 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कापर्निकस, आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक, ने हेलियोसेंट्रिक बताया, मतलब सूर्य केंद्रित बताया ब्रह्मांड को। और 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने, जो कि ब्रिटेन के हैं, दूरबीन की सहायता से सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश बताया, मतलब इसको कि जो है एक अंश है, सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश है। 14 एडविन पी हब्बल, जो कि अमेरिका के हैं, 1925 में ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, मतलब उन्होंने बताया। दृश्यपथ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एकल पिंड था, जैसे ब्रह्मांड एकल पिंड था, अत्यधिक सघन था, सिंगुलैरिटी बोलते थे उस समय। तो उसमें महाविस्फोट हुआ, आकाशगंगा और ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। महाविस्फोट के पश्चात फिर विस्फोट हुआ, समूहन से तारों का निर्माण हुआ। तभी से ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, मतलब रहस्यमय डार्क फोर्स या डार्क एनर्जी के कारण तभी से इसका लगातार विस्तार हो रहा है। बिग बैंग के बचे हुए कणों को कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी कि CMB। ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए महाप्रयोग 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च से शर्न द्वारा जिनेवा में किया गया था, मतलब पहला महाप्रयोग। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक ये मतलब एक महाप्रयोग है। 100 फीट नीचे हुआ था, 27 किमी लंबी सुरंग में, 100 किलोमीटर नीचे, 27 किमी लंबी सुरंग में। इसके माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे। 1000 से अधिक वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन व गॉड पार्टिकल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब इसका उद्देश्य था। डार्क एनर्जी 68% हिस्सा कवर करती है। हिग्स बोसान कणों के निर्माण का प्रयास किया गया, जिसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है, गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इस महाप्रयोग के द्वारा सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान के समान एटॉमिक पार्टिकल की खोज की। डार्क मैटर 85% भाग कवर करती है। डार्क एनर्जी, इसका पता लगाने के लिए जेनोनीट नाम का प्रयोग इटली में किया गया।
यह प्रयोग इटालियन ग्रेनसासो नेशनल लेबोरेटरी में संचालित किया गया। इसका उद्देश्य था लिक्विड क्विनान टारगेट चैम्बर में कमज़ोर इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स के रूप में कणों का पता लगाना। डार्क मैटर क्या है? आकाशगंगाओं को आकर्षित और धारण करता है। 1920 के दशक में ये अस्तित्व में आया था। डार्क एनर्जी क्या है? 1998 में इसकी खोज हुई थी। ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनता है। पीटर हिग्स को 2013 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। 100 अरब तारे हैं उसमें। एक केंद्रीय बल्ब एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। लीमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं में एवं गैसों का समूह है। लीमन अल्फा ब्लॉब्स। एंड्रोमेडा सबसे निकटतम आकाशगंगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। सर्पिल मिल्की वे तारों का समूह। ओरियन नेबुला सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह। नासा ने हबल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक गैलेक्सी की खोज की। आकाशगंगाओं के समूह सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर सबसे बृहद संरचना। 2017 में भारतीय खगोलविदों द्वारा इसकी खोज की गई थी, सरस्वती सुपर क्लस्टर की। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा जो 200 मिलियन मतलब कि 20 करोड़ वर्षों से परिक्रमा कर रहा है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर जुड़वा पिंडों का एक समूह। साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार सूर्य के 2 गुना द्रव्यमान वाला सूर्य से 20 गुना चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करके आकाश का अध्ययन किया था और नए तारों की पहचान की थी। इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का निर्माण किया था। उद्देश्य सूर्य के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। चीन विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन 500 मीटर अपर्चर स्फीरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। फास्ट नासा ने स्पिट्जर 30 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा ट्रैपिस्ट 1 नामक एक सौरमंडल खोजा है। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी। इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट से दिसंबर 2021 फ्रेंच गुयाना से। नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का साझा मिशन है एरियन 5। हब्बल दूरबीन का उत्तरवर्ती माना जाता है इसको, जेम्स वेब दूरदर्शी को। उद्देश्य इसके माध्यम से ट्रैपिस्ट 1 सौरमंडल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। यह गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। गोल्डीलॉक क्षेत्र सूर्य से निश्चित दूरी पर स्थित जहां ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है। तारे आकाशगंगा के घूर्णन से नाभिकीय संलयन तारा नाभिकीय संलयन होता है। फिर तारा रक्तदानों तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देता है। हाइड्रोजन हीलियम में तारा
हाइड्रोजन समाप्त हो जाने के बाद रक्त दानव बनता है केवल हीलियम के रूप में। हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहा में बदलने पर तीव्र विस्फोट होता है, इसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 मीटर सेकेंड माइक्रोसेकेंड से कम होता है तो श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहते हैं बनता है। मतलब श्वेत वामन ठंडा होकर बन जाता है काला वामन। 1.4 मीटर माइक्रोसेकेंड सूर्य का द्रव्यमान है। सूर्य के द्रव्यमान को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। अधिक द्रव्यमान होने पर न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल इन्हें देखा नहीं जा सकता। 1690 के दशक में ब्लैक होल की संकल्पना को जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। रॉक ब्लैक होल दो या अधिक ब्लैक होलों का समूह है। क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इवेंट होराइजन घटना क्षितिज या दिक्काल ब्लैक होल के चारों ओर का क्षेत्र। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना MIT अमेरिका और MPI जर्मनी के नेतृत्व में विश्व भर में फैले रेडियो टेलीस्कोपों का एक नेटवर्क बनाया गया है। उद्देश्य मिल्की वे के केंद्र में स्थित मैजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल तथा मेसियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह। इसका निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर परिवार का 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्य की संरचना प्रकाश वर्णक जो भाग आँखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। कोरोना बाह्यतम भाग सूर्य के समान दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। सौर ज्वाला प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान सूर्य की आकर्षण शक्ति का पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, ये होता है सौर ज्वाला। उत्तरीय ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। सौर कलंक सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है 1500 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सबसे ठंडे भाग को सौर कलंक बोलते हैं। प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जिससे पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था बाधित होती है। सौर कलंक चक्र इसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर न्यूनतम पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2019 में सौर कलंकों की तीव्रता सबसे कम रही। वर्तमान में 11 वर्ष का नया सौर चक्र 25वां चल रहा है। सूर्य के कोरोना का अध्ययन इससे इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य 11 उपग्रह सोलर कोरोना ग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के सबसे बाह्य भाग का अध्ययन करेगा। कोरोना के अध्ययन के लिए नासा ने पंच और ट्रेसस की घोषणा की है। नासा द्वारा कर्ण का तूफान अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन की घोषणा की। सीहे चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह 2021 में
517 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। नासा का पार्कर सौर प्रोब मिशन अगस्त 2018 में केनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। अप्रैल 2021 को पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। इसका उद्देश्य सूर्य किरीट यानी कि कोरोना ताप एवं सौर पवनों को गति प्रदान करने वाली ऊर्जा का पता लगाना। वर्ष 2025 में सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगा। सबसे निकटतम दूरी होगी। ग्रह प्रकाश रहित आकाशीय पिंड शुक्र और अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह ग्रेट प्लैनेट्स हल्के पदार्थों से बने आकार में बड़े। बुध दिन गर्म रातें बर्फीली। सबसे छोटा 88 दिनों में वायुमंडल का अभाव। 88 दिनों में परिक्रमा करता है। वायुमंडल का अभाव। सर्वाधिक तापांतर 560 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। परिमाण पृथ्वी का 1/18वां भाग। मैरिनर 10 इसके सबसे पास से गुजरने वाला उपग्रह है। पर्वत क्रेटर और मैदान हैं, मतलब यहाँ पे इसका कोई उपग्रह नहीं है। एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा बेपी कोलंबो नामक यूरोपीय मिशन प्रक्षेपित किया गया। दिसंबर 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। शुक्र 225 दिन में परिक्रमा। सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला सांझ तथा भोर का तारा पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95%। इस कोई उपग्रह नहीं। 2020 में वैज्ञानिकों ने यहाँ फॉस्फीन गैस का पता लगाया था। पृथ्वी क्रम में तीसरा, आकार में 5वां ग्रह, नीला ग्रह जहाँ जीवन है। 23.5 डिग्री झुकी हुई। 365 दिन में परिक्रमण। 15 करोड़ किमी दूरी है इसका। मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल है यहाँ पे पृथ्वी पर। मंगल 687 दिन में परिक्रमा। दूसरा सबसे छोटा ग्रह, लाल ग्रह भी कहते हैं इसको। इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना, धूल कणों की उपस्थिति है। मंगल पर 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। देखिए सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा यहीं पे है मंगल पे। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह। बर्फ छत्रकों और हिमशिथित जल की सूचना मिली यहाँ पे मंगल पे मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से। 2004 में नासा द्वारा अपॉर्चुनिटी मिशन, 2019 में निष्क्रिय रोवर। नासा द्वारा 2011 में मार्स साइंस लेबोरेटरी या मार्स क्यूरोसिटी रोवर प्रक्षेपित किया गया। गेल क्रेटर पर है। डीप स्पेस नेटवर्क को दिसंबर 2015 को सिलिका का भंडार खोजा गया। ये डीप स्पेस नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है। 2006 में सक्रिय मास रिकग्निशंस। सितंबर 2015 को मंगल ग्रह पर नासा ने जल की घोषणा की थी। आर्बिटर एमआरओ से ली गई तस्वीरों के आधार पर सितंबर 2015 में मंगल ग्रह पर नासा ने जल की घोषणा की थी। मिशन कार्बन। मिशन
मार्स के वायुमंडल के अध्ययन के लिए नवंबर 2013 में नासा ने प्रक्षेपित किया था। जुलाई 2020 में परजीवियरेंस नामक रोवर जिजेरो क्रेटर 3.5 लाख वर्ष पूर्व आई एक झील का हिस्सा है। साथ ही इंजन्यूइटी नामक हेलीकॉप्टर भी भेजा। नासा ने जर्नी टू मार्स मिशन के अंतर्गत त्रिस्तरीय योजना बनाने की बात कही थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान इसरो द्वारा सफल परीक्षण 5 नवंबर 2013 को किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के माध्यम से किया गया। 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। भारत मार्शियन एलीट क्लब में शामिल। अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन उद्देश्य मंगल की सतह तथा इसके वातावरण का अन्वेषण करना। भौगोलिक, जलवायवीय एवं वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अध्ययन। इनसाइट नासा का डिस्कवरी मिशन है। इसके अंतर्गत मंगल की सतह पर एक भूकंप मापी एवं एक तापमापी यंत्र स्थापित किया जाएगा। होप मिशन जुलाई 2020 को जापान के तानिगासिया अंतरिक्ष केंद्र से यूएई ने अपना प्रथम मंगल मिशन भेजा। मौसम और जलवायु का अध्ययन। तियानवेन-1 जुलाई 2020 को चीन ने प्रक्षेपित किया। वहाँ के वातावरण को समझना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। बृहस्पति 11.9 वर्ष में परिक्रमा। 79 उपग्रह। गैनीमीड सबसे बड़ा। अन्य आयो, यूरोपा और कैलिस्टो 1610 में खोज हुई थी। इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। लघु सौर तंत्र। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। सौर ऊर्जा स्वयं की है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। रेडियो ऊर्जा जिसको बोलते हैं, स्वयं की है। तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है। वायेजर मिशन 1979 में इसके धुंधली वलय प्रणाली की खोज की। जूनो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुंचने वाला अंतिम यान। शनि 29.5 वर्ष में परिक्रमा पूरी करता है। 7 वलय हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं इसको। पीला रंग है इसका। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया उपस्थित है। इसके 82 उपग्रह ज्ञात हैं। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध के बराबर लगभग। नारंगी रंग का है। अन्य मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन और इपापेटस और फोबे ये सब उपग्रह हैं इसके। टाइटन इसके लिए नासा द्वारा वर्ष 2026 में ड्रैक्स फ्लाई नामक मिशन भेजा जाएगा 2026 में। इसमें फोबे शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जो फोबे उपग्रह है शनि की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है। शनि अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है। अरुण खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अधिक अच्छी झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। 84 वर्षों में ये जो है परिक्रमा करता है सूर्य का। वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया हैं मतलब वायुमंडल में। काफ़ी ठंडा है। चारों ओर वलय है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा, एप्सिलॉन वलय हैं। 27 उपग्रह हैं इसके।
सूर्योदय पश्चिम दिशा एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। वरुण खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले 1846 में मतलब की थी। 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह। वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। ये हल्का पीला है। 14 उपग्रह हैं इसके। ट्रिटोन व मेरिड इसकी प्रमुख हैं उपग्रह हैं। किल्टन 9b पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड का सबसे गर्म विशाल गैसीय ग्रह है। खोज किल्ट यानी कि किलो डिग्री एक्सट्रीमली लिटिल टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। आकार बृहस्पति की तुलना में 2.8 गुना अधिक है। यह गर्म ग्रह है। एक विशालकाय तारे किल्ट 9 की परिक्रमा कर रहा है। प्लूटो वरुण की कक्षा से ओवरलैप करता है। प्लूटो यम की खोज प्लूटो ही यम है 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। ग्रह का दर्जा खत्म। अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में 75 देश 2500 वैज्ञानिक। नई परिभाषा विशाल गुरुत्व वाला दो गोलाकार विशाल गुरुत्व वाला हो, गोलाकार हो एवं सूर्य का चक्कर लगाता हो। ये मानक है मतलब ग्रह कहलाने के। कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में न आता हो। इस सम्मेलन में सीरीस, सेरान और इरिस 2003 यूवी 313 जेना को ग्रह मानने के विचार को अस्वीकृत कर दिया गया। इन चारों को बौना ग्रह कहा गया। न्यू होराइजन्स नासा द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष अन्वेषण यान है। उद्देश्य प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं शेरान, हाइड्रा, निक्स, कार्बेराक्स एवं स्ट्राइक्स का अन्वेषण कर आंकड़े और चित्र संप्रेषित करना। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा अपनी चमक नहीं होती है, मतलब उनको उपग्रह बोलते हैं। भ्रमण पथ ग्रहों की भांति ही परवलयाकार होता है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। पृथ्वी का चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्ताकार और झुकाव युक्त कक्षा। 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा। अपने अक्ष पर घूर्णन 27 दिनों में। पृथ्वी से इसका एक समय में 59% भाग ही दिखाई देता है। वायुमंडल का अभाव एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU सितंबर 2021 में साउथ पोल पर स्थित एक क्रेटर का नाम हेंसन क्रेटर रखा। डॉक्टर मैथ्यू एलेक्जेंडर हेंसन अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति। नासा का आर्टेमिस मिशन पहला गहन अंतरिक्ष अन्वेषण सिस्टम है। 2024 तक सामान्य नागरिक को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 पूर्ण सुपर मून हो सकते हैं। रिचर्ड नोल नासा के अनुसार सुपर मून शब्द 1979 में इनके द्वारा दिया गया था। ब्लू मून
दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम हो, उसको ब्लू मून बोलते हैं। एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ऐसा हर 2-3 वर्षों में होता है। जिस वर्ष होता है उसको ब्लू मून ईयर बोलते हैं। अंतिम ब्लू मून की घटना 30 अगस्त 2023 को हुई थी। पिंक सुपर मून 7 अप्रैल 2020 को विश्व के अनेक भागों में देखी गई। इसका नाम अमेरिका और कनाडा में वसंत ऋतु में खिलने वाले पिंक वाइल्ड फ्लावर के नाम पर रखा गया। ब्लड मून लगातार 4 पूर्ण चंद्रमा ग्रहणों को ब्लड मून कहते हैं। टेट्राड भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, इसलिए यह रेड दिखाई देती है। सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहणों में से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11X से भेजा गया। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन के बाद भारत छठा देश बना। इस अभियान में मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान फर्स्ट से जानकारी मिली चंद्रमा पर बर्फ होने की। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 1.2 किलोमीटर लंबी गुफा या लावा ट्यूब है। इसका तापमान -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। अगले चरण में दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान निर्धारित गंतव्य से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। उद्देश्य चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के रूप में चंद्रमा का मानचित्रण करेगा, सौर विकिरण की तीव्रता का परीक्षण करेगा, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन एवं कैल्शियम आदि तत्वों की उपस्थिति की जांच करेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 द्वारा भेजा गया। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास को 100 किलोमीटर चंद्र तक कक्षा तक पेलोड द्वारा ले जाया जाएगा। उद्देश्य चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना। कृत्रिम उपग्रह कोई यंत्र जिसे अंतरिक्ष में पृथ्वी या किसी अन्य आकाशीय पिंड की परिक्रमा करने हेतु प्रक्षेपित किया जाता है। स्वाथ सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी के एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदन करने वाला क्षेत्र स्वाथ कहलाता है। ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा दूर संवेदी उपग्रह PSO में 320 से 11 किमी की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। भूस्थैतिक कक्षा GSO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दूर संचार उपग्रह GSO में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए एक से अधिक कृत्रिम उपग्रहों का आवश्यकता पड़ती है। एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। यह वेधशाला पृथ्वी की निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है।
इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के ऐसे विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। उल्कास्म व उल्कापिंड मेटर्स, इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये धूल व गैस से निर्मित अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय पिंड हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। वायुमंडलीय घर्षण से जलने के कारण तेजी से चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले दो जलकर नष्ट हो जाते हैं। उल्कास्म भी कहते हैं इसको। जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्कापिंड पहुंचते हैं या गिरते हैं तो इसे उल्का बौछार कहते हैं। भौतिक खगोलीय घटना है। 2021 में 6 से 30 नवंबर के मध्य लियोनीड्स उल्का बौछार सक्रिय रहा। पुच्छल तारे या धूमकेतु, इसके शीर्ष को कोमा कहते हैं, कॉमेट्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं। ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर अनियमित रूप से घूमते हैं। समीप से जब गुजरते हैं ये, तब इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं जो चमकीली पूंछ जैसा प्रतीत होती है। लंबी अवधि का धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। हेली पुच्छल तारा भी इनमें से एक है। 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है। अंतिम बार 1986 ईस्वी में देखा गया था। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण करते हैं। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करते हैं। लगभग 1 बिलियन क्षुद्र ग्रह का अनुमान है। बाइनरी क्षुद्र ग्रह 150 से अधिक क्षुद्र ग्रहों के 2 चंद्रमा हैं। वर्गीकरण, मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी ट्रोजन्स, पृथ्वी के समीप उपस्थित क्षुद्र ग्रह नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। बर्नार्डिनेली बरस्टीन धूमकेतु 2010 में खोजा गया सबसे बड़ा धूमकेतु बर्फीला डबल एस्टेरॉइड्स डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन। इसे 24 नवंबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया। उद्देश्य पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए। डार्ट गतिज ऊर्जा आघात तकनीक पर काम करता है। इसको जॉन हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया जा रहा है। हेरा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2024 में हेरा मिशन भेजा जाएगा। साइकी मिशन, नासा ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 16 साइकी नामक विशाल क्षुद्र ग्रह की खोजबीन के लिए अगस्त 2022 में यह मिशन भेजने की घोषणा की। 16 साइकी यह 16वां क्षुद्र ग्रह था। इसकी खोज इतालवी खगोलविद एनिविल डी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च 1852 में की गई थी। चिक्सुलुव इम्पैक्टर, माना जाता है कि इस क्षुद्र ग्रह के 66 मिलियन वर्ष पूर्व टकराने से ही डायनासोर की प्रजातियां अचानक से विलुप्त हो गई थीं। इसका व्यास 10 किलोमीटर से ज़्यादा था। अंतरिक्ष खगोलीय संघ AIAU, इसके अंतर्गत खोजे गए क्षुद्र ग्रहों का नाम रखा जाता है। क्षुद्र ग्रह 2006 VP32, नया नाम पंडित जसराज 300128 316 20 और 1 का नाम मलाला यूसुफजई रखा गया। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा ने 2018 में रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह पर 2 रोबोटिक रोवर उतारे। जापान पहला देश मतलब है ऐसा उतारे। नमूना लेकर 2020 में रोवर वापस आया। 2021 में नासा ने लूसी मिशन भेजा। मिशन की अवधि 12 वर्ष।
कार्य 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर कुल 8 क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करेगा। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह बृहस्पति की कक्षा में एक समूह में परिक्रमा कर रहे क्षुद्र ग्रह के 2 समूहों को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस संयुक्त राष्ट्र 2017 से जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। पृथ्वी की गतियाँ दो होती हैं, एक घूर्णन अथवा दैनिक गति अक्ष पर घूमती है। इसके कारण दिन व रात होते हैं। नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट की अवधि। सौर दिवस 24 घंटे के परिक्रमण की गणना को एक सौर दिवस बोलते हैं। परिक्रमण एवं वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाने को कहते हैं। अंडाकार मार्ग को भूकक्षा अर्थात ऑर्बिट कहते हैं। उपसौर सूर्य की निकटतम दूरी 2 से 5 जनवरी के बीच। अपसौर सूर्य से अधिकतम दूरी 4 से 7 जुलाई के मध्य। पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक दिन बड़े अथवा रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। वही मतलब रातें दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। 21 जून की स्थिति सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और गर्मी पड़ने लगती है। 22 दिसंबर की स्थिति मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। शीत अयनांत कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी। 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थितियाँ सूर्य इन दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। सर्वत्र दिन व रात बराबर होता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। ज्वार भाटा सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की स्थिति को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। दीर्घ ज्वार जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। पूर्णमासी व अमावस्या का होता है। निम्न ज्वार जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखी जाती है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्री बलों के कारण ज्वार भाटा 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए प्रत्येक स्थान पर, लेकिन चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होने के कारण 26 मिनट की देरी से आता है। कनाडा के न्यू ब्रांसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य
फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई 15 से 18 मीटर सर्वाधिक होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर मात्र 2.7 मीटर होती है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं, 2 बार इंग्लिश चैनल से, 2 बार उत्तरी सागर से। ज्वार का महत्व: नदियों को बड़े जलायानों के लिए नौसंचालन योग्य बनाते हैं। थेम्स और हुगली नदी ज्वारीय धाराओं के कारण ही महत्वपूर्ण पत्तन हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को बहाकर समुद्र में पहुंचाते हैं। डेल्टा निर्माण प्रक्रिया में बाधा: जल विद्युत के उत्पादन में सहायक। फ्रांस व जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी व खंभात की खाड़ी में इसके विकास की अच्छी संभावना है। चंद्र ग्रहण: जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पूर्णिमा को कहते हैं, पूर्णिमा को आती है। सूर्य ग्रहण: जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण एक वर्ष में अधिकतम 7 बार। पराबैंगनी कीड़े: सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक मात्रा में कीड़े उत्सर्जित अत्यधिक मात्रा में ये कीड़े उत्सर्जित होती हैं। सूर्य ग्रहण के समय हीरक वलय: पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में ये स्थिति बनती है। अक्षांश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। अक्षांश: भूपृष्ठ पर विषुव रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। इसे अंशों, मिनटों व सेकेंडों में दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का अक्षांश प्रदर्शित करती है। अक्षांश रेखाएं उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में यह 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका। प्रत्येक 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ये दूरी भिन्न भिन्न होती है। देशांतर: किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर माना जाता है के पूर्व या पश्चिम में होती है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल 360 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर 111.32 किमी ध्रुवों की तरफ कम हो जाती है। 180 डिग्री पूर्वीय देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 90 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक 15 देशांतर में पर 1 घंटे का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर को कहते हैं। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 डिग्री पूर्वी अक्षांश की ओर मोड़ी गई। फिर बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। मानक समय: यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य होता है। इसे स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। जैसे प्रयागराज के
निकट नैनी से 82.82 डिग्री पूर्वी या में उत्तर गुजरती है। यह भारत के लिए मानक समय IST है। स्थानीय समय वह समय है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। भारत में सर्वाधिक पूर्व की वीथी अरुणाचल एवं सर्वाधिक पश्चिम गुहार मोती गुजरात में स्थित स्थानों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। IST और GMT के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। पृथ्वी की उत्पत्ति व संकल्पनाएं। कास्ते द बफन फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1749 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की। 2 प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित हैं। अद्वैतवादी संकल्पना पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सौरमंडल ग्रहों एवं पृथ्वी की व्युत्पत्ति एक ही वस्तु तारे से मानी जाती है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना की। इसके अनुसार एक तप्त व गतिशील नीहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, ठंडे हुए, केंद्रापसारित बल लगा। दूसरा, लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। कांट के सिद्धांत को संशोधित किया। पहले एक ही छल्ला निकला, बाद में 9 छल्लों में विभाजित हो गया। अपने पितृ छल्ले के चारों ओर घूमने लगा, परंतु शनि और बृहस्पति के उपग्रह अपने पितृ ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। द्वैतवादी संकल्पना बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं उपग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से मानी जाती है। द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना 1905 में प्रतिपादन। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय नीहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे। सूर्य भ्रमणशील तारा उस की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हुए। उत्पत्ति संरचना वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर व महाद्वीपों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या का प्रयास किया गया। जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींच गया तथा बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। ग्रहों उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना की व्याख्या करता है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने किया तथा अन्य वैज्ञानिक सर हेराल्ड जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना ने में संशोधन किया। सूर्य और ग्रहों की दूरी से संबंधित है। ऑटो स्मीड की अंतर तारक धूल परिकल्पना। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मीड द्वारा 1943 ईस्वी में दी गई। ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी जाती है। इसके अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित की, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। सूर्य और ग्रहों के बीच दूरी, ग्रहों की संरचना में अंतर, ग्रहों की गति में अंतर आदि वैज्ञानिक व्याख्या। फ्रेड होयल व लीटी लीटन की अभिनव तारा परिकल्पना। इनकी पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स 1939 सिद्धांत दिया। ग्रहों की उत्पत्ति में 3 तारों की भूमिका रही है। सूर्य उसका साथी तारा तथा पास आता हुआ एक अन्य तारा। 1
ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। आधुनिक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक विस्फोट से एवं उससे जनित विकिरण से हुआ है। परंतु एलन गुथ अमेरिकी वैज्ञानिक ने स्फीति सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व काफ़ी अधिक है। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। प्राचीन पत्थर के नमूनों को रेडियोधर्मी तत्वों के परीक्षण से 3.9 बिलियन वर्ष। पियरे क्यूरी एवं रदरफोर्ड के अनुसार पृथ्वी की आयु 2-3 अरब वर्ष। पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास। कास्ते द बफन फ्रांसीसी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य। आद्य महाकल्प यानी कि आर्कियन काल, प्रागजैविक काल भी बोलते हैं इसको। जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी। सोना और लोहा पाया जाता था। कैनेडियन व फेनोस्केंडिया सील्ड निर्मित हुए थे। प्री कैम्ब्रियन काल, गर्म सागरों में ऋण विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्रों में ऋण युक्त जीवों का भी प्रादुर्भाव। स्थल भाग जीव रहित, अरावली व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। पूरा जीवी महाकल्प, यह आद्य में यही है, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। और पूरा जीवी महाकल्प में कैम्ब्रियन कल्प। स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हो गया। अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण। ब्रिटेन के वेल्स, उत्तर पश्चिम स्कॉटलैंड, पश्चिम इंग्लैंड, कनाडा तथा अमेरिका के चट्टानों का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। बिना रीढ़ वाले जीव। समुद्रों में शैवालों की उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन में। आर्डोविशियन कल्प, समुद्र का विस्तार। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब गया। पूर्वी अमेरिका टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियाँ। वनस्पति का विस्तार। समुद्र में रेंगने वाले जीव भी उत्पन्न हुए। स्थल भाग जीव विहीन हो गए। सिल्यूरियन कल्प, ऋण वाले जीवों का काल। महाद्वीपों पर पृथ्वी के कैलिडोनियन हलचल का प्रभाव। अप्लेशियन अमेरिका, स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण। ऋण वाले जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ। समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई। स्थल पर पहली बार पौधों का उद्भव हुआ। कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल रहा ये सिल्यूरियन कल्प। डिवोनियन कल्प, मत्स्य युग। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का विकास। शार्क मछली का आविर्भाव। उभयचर जीवों तथा फर्न वनस्पति की उत्पत्ति। पौधों की ऊंचाई 40 फीट तक। कोयला युग, कार्बोनिफेरस कल्प। बड़े वृक्षों का काल। 100 फीट ऊंचे पेड़। आर्मीनियन हलचलों का प्रभाव। ब्रिटेन फ्रांस सर्वाधिक प्रभावित। उभयचरों का विकास एवं विस्तार बढ़ा। रेंगने वाले जीवों का भी स्थल पर आविर्भाव। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। पौधों के दब जाने से हुआ। कोयले के व्यापक निक्षेप। छठा, पर्मियन कल्प, बैरिशन हलचल। यूरोप सबसे ज़्यादा प्रभावित। धीरे धीरे जलवायु शुष्क होने लगी।
ब्लैक फॉरेस्ट व वासीज जैसे ब्रंसोथ पर्वतों का निर्माण। स्पेनिश मेसिटा, अल्टाई, तिएनसान, अपलेशियन जैसे पर्वतों का निर्माण। जीवों व वनस्पतियों के अनेक प्रजातियों का विकास। आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पृथ्वी पर पोटाश भंडारों का निर्माण। मध्यजीवी महाकल्प, ट्रायसिक कल्प यानी कि टर्शियरी पीरियड, रेंगने वाले जीवों का काल। स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति का काल, स्थल एवं आकाश दोनों में चल सकते थे। तीव्र गति से तैरने वाले लॉबस्टर का उद्भव, केकड़ा समूह का प्राणी। स्तनधारी भी उत्पन्न। मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल्स सागरों में उत्पन्न। मेढक व कछुओं की उत्पत्ति। दूसरा जुरासिक कल्प, डायनासोर, मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़। जलचर, स्थलचर व नभचर तीनों का आविर्भाव हुआ जुरासिक में। जूरा पर्वत का निर्माण हुआ। पुष्पयुक्त वनस्पतियां उगी। आर्कियोप्टेरिक्स, प्रथम उड़ने वाले पक्षी का उद्भव हुआ। चूना पत्थर का जमाव हुआ। फ्रांस, दक्षिण जर्मनी, स्विट्जरलैंड। क्रिटेशियस कल्प, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधों का विकास हुआ। बड़े बड़े कछुओं का उद्भव हुआ। मैग्नीलिया व पोपलार जैसे शीतोष्ण पतझड़ वर्ग के वृक्ष। खड़िया मिट्टी का जमाव। उत्तर पश्चिमी अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया। भारत के दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण। नवजीवी महाकल्प, तृतीयक या टर्शियरी युग। अल्पाइन पर्वतीकरण, नवीन मोड़दार पर्वत। आल्प्स, हिमालय, रॉकी एंडीज। पैलियोसीन काल, लैरामाइड हलचल के फलस्वरूप रॉकी पर्वतमाला का निर्माण। सर्वप्रथम स्तनपायी जीवों व पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव। इयोसीन काल, ज्वालामुखी का उद्गार। स्थल पर रेंगने वाले जीव विलुप्त। म्यांमार में प्राचीन बंदर व गिब्बन उत्पन्न हुए। हाथी, घोड़ा, रेनोसोरस, गैंडा, सुअर आदि के पूर्वजों का आविर्भाव। ओलिगोसीन काल, अल्पाइन पर्वतीकरण आरंभ। बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति। पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। बृहत हिमालय का विकास हुआ ओलिगोसीन में। मायोसीन काल, बड़े आकार के 60 फीट शार्क मछली, प्रोकान शल यानी कि पुच्छहीन बंदर, जल पक्षी, हंस, बत्तख, पेंगुइन आदि उत्पन्न हुए। हाथी का विकास हुआ। मध्य या लघु हिमालय का विकास हुआ मायोसीन काल में। प्लायोसीन में विस्तृत मैदानों का विकास हुआ। निरंतर अवसादीकरण से यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका बना। स्तनपायी प्राणियों की संख्या में कमी हुई। शार्क का विनाश हुआ। मानव के पूर्वजों का विकास हुआ। आधुनिक स्तनपायी शिवालिक की उत्पत्ति हुई। भारत टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का आविर्भाव हुआ। नूतन महाकल्प, चतुर्थक युग। पहला प्लीस्टोसीन काल, तापमान गिर गया। यूरोप में 4 हिमयुग देखे गए। गुंज, अंतहिम यानी कि उष्णकाल, अल्पकाल। उत्तरी अमेरिका में हिमकाल। नेब्रास्कन, आप्टोनियन और कंसान हिमकाल ये युग है। मिंडल, सबसे लंबा समय तक ये उष्णकाल रहा। और हिमकाल
कंसान, यारमाउथ, इलिनोइन, रिस, अल्पकाल, इलिनोइन, संगमन, अंतरहीन, विस्कासीन, बुर्ग, उष्णकाल, अल्पकाल। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई में वृद्धि, हिमचादर पिघलने से उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव हुआ, मानव तथा अन्य स्तनपायी वर्तमान स्वरूप में आए, मतलब होलोसीन या अभिनव काल। तापमान में वृद्धि, प्लीस्टोसीन काल के हिम की समाप्ति हुई, सागरीय जीव वर्तमान अवस्था में आए, स्थल पर मानव द्वारा कृषि कार्य तथा पशुपालन प्रारंभ हुआ। पृथ्वी की आयु निर्धारित किया जाता है यूरेशियन के डेटिंग विधि से, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु निर्धारित किया जाता है। धरती पर प्रत्येक जीव में उपस्थित है कार्बन। जीवों कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित है कार्बनिक डेटिंग विधि द्वारा। जीवन की उत्पत्ति को वैज्ञानिक मानते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चूंकि आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, अतः इस संबंध में जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त हो सकी है। अप्राकृतिक स्रोत, घनत्व, भूपर पट्टी घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भूपर पट्टी का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब। क्रोड का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है, जो जल से 7 से 8 गुना भारी है। दबाव, क्रोड का घनत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चट्टानों के भार का दबाव ज़्यादा है। तापक्रम, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री वृद्धि होती है। 100 किमी की गहराई में 12 डिग्री सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। प्रत्येक 300 किलोमीटर की गहराई में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है, तापीय संवहन तरंग के रूप में। प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में ऐसी परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। मैग्मा भंडार, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर जानकारी प्राप्त की जाती है। उल्कापिंडे, उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य। जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इनके अवशेषों की संरचना का अध्ययन कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुभव लगाया जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार इसका क्रोड ठोस है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार इसका क्रोड तरल है। पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। भूपर पट्टी, क्रस्ट निर्माण सिलिका और सियाल एल्यूमिनियम से हुआ है।
IUGG के अनुसार औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। अन्य स्रोतों के अनुसार 100 किलोमीटर। भूकंपीय लहरों के आधार पर ऊपरी क्रस्ट औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। निचली क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पी मतलब प्राइमरी लहरें। औसत घनत्व 3.0 ग्राम प्रति सेकेंड है प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कोनराड असंबद्धता उत्तरी और निचली क्रस्ट के बीच मेंटल सीमा सिलिका मैग्नीशियम। भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच 1909 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक ए मोहो सेविकिक यहाँ से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई, आयतन 83%, द्रव्यमान 68%। रेपेटी असंबद्धता उत्तरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच दुर्बल मंडल पर स्थल मंडल तैर रहा है। घनत्व 3.09 सेंटीमीटर क्यूब घनत्व इसका स्थल मंडल का, और दुर्बल मंडल का घनत्व 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रोड यानी कि कोर पी तरंगों की गति में परिवर्तन 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। गुटेनबर्ग असंबद्धता 2900 से 5150 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है, जिसमें 51 से 50 को लेमैन असंबद्धता। घनत्व ऊपरी भाग में घनत्व 10, अंदर जाने पर घनत्व 12 से 13.6। बाह्य अंतरतम में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तरल अवस्था में होती हैं। पी तरंगों की गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहती है। क्रोड अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। इसका आयतन और द्रव्यमान, आयतन मात्र 16% और द्रव्यमान लगभग 32%। 20% सिलिका, 80% निकेल और लोहा पाया जाता है। नीफे परत भी कहते हैं जिसको। चट्टानें खनिजों का सम्मिश्रण, क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 100 तत्व होते हैं, परंतु 98% से भी अधिक भाग की संरचना मात्र 8 प्रमुख चट्टानों के योगदान से हुआ है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। खनिजों की संख्या 2000 से अधिक है, परंतु 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। मात्र 6 ही खनिज प्रधान हैं। इनमें से फेल्सपार, क्वार्ट्ज, स्फटिक, पायरोक्सीज, एम्फीबोल्स, अब्रक व ओलिवेन। आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक्स, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं इसको। क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, रवेदार होती है। अवसादी व रूपांतरित इसी से निर्मित होते हैं। परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। दूसरा, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न उठकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। पातालीय चट्टानें। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर होता है। रवे बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट उदाहरण,
यम यूनानी देवता के नाम पर। मध्यवर्ती चट्टान धरातली अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नलों में ही जमकर ठोस रूप ले लेता है। कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत ये चट्टान धरातल पर आने लगते हैं। लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, सील, डाइक आदि। बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर पट्टी के ऊपर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। रवे बहुत छोटे होते हैं। बेसाल्ट उदाहरण है। काली मिट्टी का निर्माण रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ऑब्सीडियन, प्यूमिस, परलाइट व पीच स्टोन आते हैं। अवसादी चट्टानें आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित चट्टान। परतदार चट्टान भी कहते हैं। जीवाश्म खनिज कोयला भंडार पाए जाते हैं। जल से नीचे निर्मित होते हैं। संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत है। क्रस्ट के मात्र 5% इसका योगदान है। रूपांतरित चट्टानें जब ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है तब रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। सर्वाधिक कठोर तथा जीवाश्म रहित होते हैं। अंतर्जात बल भूतल पर विषमताएं लाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को कहते हैं, जैसे पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि। बहिर्जात बल समतल स्थापक बल होते हैं। बहता जल, सागरीय तरंग, हिमानी, भूमिगत जल, पवन आदि। भू संतुलन की दशा या समस्थितिकी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपरी भाग, पर्वत, पठार, मैदान से निचले भाग, झील, समुद्र में भौतिक व यांत्रिक स्थिरता की दशा। एयरी के अनुसार विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। फ्रॉट के अनुसार ऊंचे स्तंभों का घनत्व कम व छोटे स्तंभों का घनत्व अधिक होने के कारण संतुलन की दशा बनी रहती है। संतुलन सर्वप्रथम अमेरिकी भूगर्भवेत्ता डंटन ने 1889 में किया था। ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार बराबर होगा। दीर्घकालिक संचलन पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी कहते हैं। लंबवत संचलन ऊपरी मुखी संचलन कच्छ की खाड़ी के निकट 24 किलोमीटर उत्थित भूमि, अल्लाह का बांध। अधोमुखी संचलन इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में सैकड़ों गटर नीचे कोयले की खुदाई। मुंबई के प्रिंस डॉकयार्ड क्षेत्र के सलमान वन। क्षैतिज संचलन संपीड़न बल या तनाव बल के रूप में कार्य करते हैं। चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। अपनति वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को कहते हैं अपनति, और अभिनति नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति बोलते हैं। और समापनति बृहद अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण। समभिनति बृहद अभिनति के अंदर कई
छोटी छोटी अभिनति एवं अपनतियों का निर्माण। वलन फाल्स अवलन मतलब फोल्स। संपीड़न बलों के कारण चट्टानों की परतों की मुड़ने की क्रिया को वलन बोलते हैं। सममित वलन, वलन की दो भुजाओं का झुकाव समान हो। उदाहरण स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। असममित वलन, दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल समान हो। उदाहरण ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन पर्वत। एक दिग्नत वलन, एक भुजा बिल्कुल खड़ी, दूसरी क्षैतिज तल के लंबवत हो। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अधिवलन ओवरफोर्स, एक भुजा बिल्कुल खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा अपेक्षाकृत लंबी कम झुकी हुई ढाल बनाती है। उदाहरण पीर पंजाल श्रेणी। समन्वित वलन, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं, आगे का भाग लटकता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण पाकिस्तान का काला चित्ता। परिवलन, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज दिशा में होती हैं, दोहरा मोड़ भी कहते हैं। उदाहरण ब्रिटेन का कैरिक कैसल पर्वत। अधिक्षिप्त या प्रतिवलन, अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूसरी पर उलट जाती है। व्युत्क्रम भ्रंश तल। प्रतिवलन, संपीड़न के कारण वलन के नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के ऊपर विस्थापित हो जाती है। पंखाकार वलन। समपनति और समभिन्नति, इन दोनों स्थलाकृतियों को पंखाकार वलन कहते हैं। भ्रंश, दरारें, विभंग व भ्रंशन, चट्टानों के टूटने की क्रिया को भ्रंशन कहते हैं। सामान्य भ्रंशों के प्रकार। सामान्य भ्रंश तनाव बल के कारण दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। उत्क्रम भ्रंश, लटकती घाटी, जब चट्टान टूटती है तथा एक दूसरे के ऊपर आरूढ़ हो जाती है तो उसको लटकती घाटी बोलते हैं। उदाहरण पश्चिमी घाट कगार एवं विंध्यन कगार। सोपानी भ्रंशन, किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं, सभी भ्रंशों की ढाल एक ही दिशा में होती है। जैसे यूरोप की राइन घाटी, इसे सीढ़ी नुमा आकृति बन जाता है। पार्श्वीय भ्रंश, ट्रांसकरेट भ्रंशन, जब स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड धंसते या एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते बल्कि आगे पीछे खसक जाते हैं। भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। भ्रंश घाटी, जर्मन में ग्रैवेन, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं, भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। उदाहरण जॉर्डन की भ्रंश घाटी में ही मृत सागर स्थित है, समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे। अफ्रीका में न्यासा, रुडोल्फ, टांगनिका, अल्बर्ट एडवर्ड झीलें। कैलिफोर्निया में मृत घाटी समुद्र तल से 86 मीटर नीची ये भ्रंश घाटी है।
स्कॉटलैंड मध्यवर्ती घाटी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर खाड़ी, भारत की नर्मदा ताप्ती एवं ऊपरी दामोदर नदी घाटियाँ ये भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। रैंप घाटी, संपीडनात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। उदाहरण असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, ये है रैंप घाटी। ब्लॉक पर्वत, दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे एवं किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं, वो ब्लॉक पर्वत है। ये जो है सतपुड़ा पर्वत और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये उदाहरण है। वह वार्सेस पर्वत, अमेरिका का वासाच रेंज व सिएरा नेवादा तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज। सिएरा नेवादा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। हाज पर्वत, दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहें एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए तो हार्स्ट पर्वत बनता है, ये ऊपर वाला भाग। उदाहरण जर्मनी का हॉर्स पर्वत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, पृथ्वी के दो भाग हैं, महासागर 70.8% स्थल मंडल, महाद्वीप 29.2% स्थल मंडल, महासागर जल मंडल और ये स्थल मंडल। ऐसा विश्वास है कि अभी भी महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने महाद्वीपों में भौगोलिक समरूपता पाया। इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। महाद्वीप पैंजिया बोला जाता था और महासागर को पैंथालॉसा। जुरासिक युग में पैंजिया का विभाजन हुआ लॉरेशिया में और टेथिस सागर बीच में पड़ा, उसके घर्षण से गोंडवाना लैंड का हुआ। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, बीच में मतलब टेथिस सागर था और इधर गोंडवाना लैंड था। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड में। और अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। पैंजिया तथा पैंथालॉसा का अवशिष्ट भाग अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर है। पैंजिया का अंटार्कटिका है और प्रशांत महासागर का और पैंथालॉसा का प्रशांत महासागर है। वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता तथा ज्वारीय बल है। वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। भौगोलिक समरूपता यानी कि जिग्सा फिट, ग्लोसोप्टीरस वनस्पतियों को अवशेषों का भारत, मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में पाया जाना, छोटा नागपुर के पठारों में हिमोड़ों का पाया जाना, कनाडा में डायनासोर व लेमिंग मछली के जीवाश्मों का पाया जाना, ब्राज़ील के डिलामेयर पर्वत व अंगोला के प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का एक सीध में एक ही काल में निर्मित होना, एक ही प्रकार की भूगर्भिक संरचना, उससे संबद्ध खनिजों का पाया जाना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1962 ईस्वी में हैरी हेस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने दिया। मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स भी इसके समर्थक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार
पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले होते हैं और दुर्बल मंडल पर तैरते रहते हैं। नासा के अनुसार 100 प्लेटें हैं, जिनमें 6 बड़ी दुर्बल मंडल को सीमा से बना है। 6 बड़ी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट हैं तथा 20 छोटी प्लेटें हैं, जैसे नजका, कोकोस, अरेबियन, फिलिपाइन, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन, जुआन डिफुका, सोमाली, वर्मी आदि। लिथोस्फेरिक प्लेटें पूर्णतः महासागरीय, पूर्णतः महाद्वीपीय या मिश्रित तीनों हो सकती हैं। प्रशांत प्लेट पूर्णतः महासागरीय, अमेरिकन प्लेट मिश्रित प्रकार की। प्लेटों का किनारा भूगर्भिक क्रियाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक घटनाएं। रचनात्मक किनारा 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं एवं दोनों के मध्य भ्रंश दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे स्थेनोस्फिया का मैग्मा ऊपर आता है। अपसारी प्लेटें भी कहते हैं। उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक। विनाशात्मक किनारा 2 प्लेटें आपस में अभिसारित होती हैं, टकराती हैं। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। अभिसारी प्लेट भी कहते हैं। जब एक अभिसारी प्लेट महाद्वीपीय व दूसरा महासागरीय हो। महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने की वजह से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, जिसे गर्त का निर्माण होता है। उदाहरण रॉकी और एंडीज। आंतरिक भागों में कोटोपैक्सी व चिम्वाराजो जैसे ज्वालामुखी पाया जाता है। दोनों प्लेट महासागरीय हों तो बड़ा व भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। महासागरीय गर्त व ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं, जैसे जापान प्लेट और प्रशांत प्लेट के अभिसरण। जापान सागर प्लेट और प्रशांत प्लेट के अभिसरण से। जब दोनों महाद्वीपीय हों, यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से। तेथिस भूसन्नत के अवसादों के वलन व किनारों के मुड़ाव से हिमालय पर्वत का निर्माण, ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा संरक्षी किनारा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विस्थापित होती हैं तो उनमें कोई अंतरक्रिया नहीं हो पाती, रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। उदाहरण कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश। ट्रूजो विल्सन माइक्रोप्लेट्स व हॉट प्लम्स की संकल्पना। इससे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूगर्भिक गतिविधियों को समझने में और भी उपयोगी बन गया। भूकंप व सुनामी। भूकंप अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन, तरंगों की उत्पत्ति, सभी दिशाओं में फैलकर कंपन। प्राकृतिक कारक। ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापना की प्रयास, वलन, भ्रंशन, प्लूटोनिक घटनाएं व भूगर्भिक गैसों का फैलाव। रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। चट्टानों में तनाव बल अधिक होने से चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों में भ्रंशन होता है, भूकंप आता है। मानवीय कारक। मानवीय क्रियाओं के अवैज्ञानिकता के परिणाम स्वरूप, जैसे अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, बांधों, विशाल जलाशयों आदि का निर्माण एवं परमाणु परीक्षण भी वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण अन्य कारक है। भूकंप मूल। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप केंद्र। जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। गहराई के आधार पर भूकंपों के प्रकार।
सामान्य भूकंप 0 से 50 किलोमीटर अत्यधिक विनाशकारी। मध्यवर्ती भूकंप 50 से 250 किलोमीटर। गहरे या पाताली भूकंप 250 से 700 किलोमीटर। तरंगों के प्रकार। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें, पी तरंगें भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों की भांति चलती है। सर्वाधिक तीव्र गति इसी की एस तरंगों की तुलना में इसकी गति 66% अधिक होती है। ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम के द्वितीयक अथवा अनुप्रस्थ तरंगें एस तरंगें कहते हैं, प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, ठोस माध्यम में विचरण करती हैं। पी तरंगों की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है। धरातलीय तरंगें एल तरंगें कहते हैं, ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, गति धीमी, सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, सबसे विनाशकारी होती हैं जो धरातलीय तरंगें होती हैं। पी तरंगें और एस तरंगों में तरंगें युग्म में चलती हैं।